हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल के अध्ययन की विधियाँ। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, उसके आधार पर मानव भूगोल की विषय वस्तु का केंद्र बिंदु मानव तथा पर्यावरण में अंतर संबंध, पर्यावरण तथा मानव के बीच क्या संबंध है, इस बात पर हम लोगों ने प्रकाश डाला और इस बात पर हम लोगों ने अध्ययन करने की कोशिश की। मानव भूगोल को भी और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए इस शीर्षक को या इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग इसको 3 भागों में बांटें, या यूँ कहें तो इसको हम लोग 3 विधियों के द्वारा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है नियतिवाद, उसको हम लोग डिटरमिनिज्म कहते हैं। दूसरा है संभववाद या संभावनावाद, उसको हम लोग पॉसिबिलिज्म कहते हैं। और तीसरा है नवनियतिवाद, जिसको हम लोग न्यू डिटरमिनिज्म कहते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नियतिवाद के बारे में। नियतिवाद, डिटरमिनिज्म। तो नियतिवाद को हम लोग निश्चयवाद के तौर से भी जानते हैं, और इसी को एक दूसरा नाम से भी हम लोग इसको पुकारते हैं, वो है पर्यावरणवाद। अर्थात नियतिवाद को निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग पर्यावरणवाद के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पर्यावरण की बात आ गई, तो जैसा हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पर्यावरण अर्थात प्रकृति। तो यहाँ पर प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मानव उसके सामने उसका गुलाम है, उसका दास है, उससे काफ़ी तुच्छ है। या यूँ कहे तो मानव प्रकृति के सामने निष्क्रिय है, इसकी कोई विषाति नहीं है। इस विचारधारा के मानने वालों को लिए इस विचारधारा के अंतर्गत जो इस विचारधारा पर जोर दिए उन लोगों के अनुसार यहाँ पे प्रकृतिवाद हावी है, यानी कि प्रकृति, पर्यावरण। यहाँ पर पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और मानव जो भी काम करता है उस पर पूरा नियंत्रण रहता है। यानी कि पर्यावरण जो चाहती है उसके आधार पे मानव को करना पड़ता है, या उसके आधार पे मानव कर सकता है। इस सिद्धांत पर जब हम लोग आगे और प्रकाश डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पुराने ज़माने की बात को थोड़ा सा जब हम लोग देखेंगे या ध्यान देंगे, यानी कि मनुष्य की जो शुरुआत में जब मनुष्य विकास की ओर अग्रसर हुआ और हमारे पूर्वज आदि मानव, तो आदि मानव के समय का अवलोकन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि आदि मानव वास्तविक रूप में ही प्रकृति का बात मानता था, या प्रकृति को एक सर्वशक्तिमान के तौर पे मानता ही था, क्योंकि आदि मानव को इसके अलावा कुछ चारा नहीं। जैसे कि हम लोग जैसे देखते हैं कि आदि मानव प्रकृति को क्यों इतना महत्व दिया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आदि मानव के पास जस्ट हम लोग विकास की ओर चल रहे थे, तो आदि मानव के पास वर्तमान के समय में जो भी चीज़ें हमें अभी दिखाई दे रही है या मनुष्य अपने बलबूते पे किया, वो सारा कुछ उन लोग के पास नहीं था। तो उस वक्त जब मान लीजिए कि कभी भारी वर्षा होती थी, अतिवृष्टि जिसको बोलेंगे, काफ़ी ज़्यादा बारिश होना। अभी तो क्या है कि मौसम विभाग के अनुसार हम लोग ये पता कर सकते हैं कि बारिश 5 दिन होगी, या आने वाले दिन में बारिश होगी, या बारिश कितना अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। लेकिन उस समय नहीं था। तो जैसे ही बारिश होती थी, बारिश की प्रचंडता यानी कि अतिवृष्टि, उस वक्त उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाता था। और उस बारिश के दरमियान जब बिजली कड़कती थी
तो उससे जो एक आवाज़ और एक चमकना, उस चीज़ से पूरे भयभीत हो जाते थे। जैसे बिजली कड़कने से अभी आधुनिक मानव, हम भी या आप कोई भी मेरे ख्याल से डर ही जाते होंगे, लेकिन उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, मान लीजिए सुखाड़ की स्थिति आ जाती थी, पानी सही तरीके से नहीं मिल पाता था, गर्मी के दिनों में पानी के लिए बहुत तकलीफ होती थी। और भी उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि पहाड़ी में उसमें चूंकि प्रकृति से करीब थे, इसीलिए हम लोग प्रकृति पे पूरी तरीके से निर्भर थे। प्रकृति के दिए हुए चीज़ों का हम लोग उपभोग करते थे, उसी से अपना जिंदगी जी रहे थे, तो प्रकृति से काफ़ी करीब थे। तो मान लीजिए कि उस समय जब पहाड़ के बगल में जो भी रहते थे, प्राकृतिक या भूगर्भिक जो क्रियाएं होती है, भूगर्भिक हलचल से पहाड़ों का खिसक जाना, एक बड़े भूखंड का कहीं अलग हो जाना, एक जमीन में एक दरार आ जाना, और जैसे किसी कारणवश किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, चाहे कोई बीमारी से क्यों ना हो, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उस समय का व्यक्ति प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाता था और प्रकृति को सर्वशक्तिमान के तौर पे देखते भी थे। प्रकृति का विकराल रूप को, प्रकृति का दैत्य वाला रूप, तो जिसके चलते जब कहीं भी किसी इंसान में, मानव समाज में जब एक डर का माहौल पैदा हो जाता है कोई एक चीज़ से, तो जहाँ डर होता है वहीं पे उस डर से बचने के लिए पूजा का विचारधारा जाता है, भक्ति का विचारधारा आ जाता है, श्रद्धा की भावना आ जाती है। किससे? उस चीज़ से, उस भय से मुक्ति पाने के लिए। क्योंकि उस समय प्रकृति अपना विकराल रूप प्रदर्शित करता था। आगे की ओर जब हम लोग देखते हैं तो जब आदि मानव तमाम प्राकृतिक शक्तियों के कारण जब हम लोग प्रकृति को सर्वशक्तिमान का रूप दे दिए, तो इसको एक दूसरे शब्द से भी उस समय दूसरे शब्द से भी जानते हैं, मानव का प्रकृतिकरण, या फिर एक दूसरे शब्द में इस विचारधारा को मानने वाले पर्यावरण निश्चयवाद का भी नाम लिया। वर्तमान भारत में अभी भी हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। उसमें सबसे पहला उदाहरण मैं अपने ही राज्य का दे सकता हूँ, जैसे झारखंड। झारखंड में क्या है, एक सरहुल का पूजा होता है। सरहुल का पूजा में क्या होता है कि साल के पत्तों का, उसके फूलों को, यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियों की पूजा होती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तरी पूर्वी राज्य, जो 7 राज्य हमारा जो है, इन सब जगहों में भी प्रकृति को अभी भी हम लोग उसको एक शक्ति के रूप में देखते हैं और उस तरीके से हम लोग एक भक्ति और श्रद्धा से भी देखते हैं और प्रकृति की पूजा भी करते हैं। दूसरा एक उदाहरण और हम लोग देख सकते हैं, भारत में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो निकोबार प्रांत में एक जारवा ट्राइब्स है, आदिवासी, वो अभी भी सभ्य नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है, और अभी भी वन में ही रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं। वस्त्र के नाम पे एक छोटा सा कुछ जंगली चीज ही, जंगली जो पत्ते हैं या पेड़ के जो छाल हैं, उसको वस्त्र के तौर पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो जारवा ट्राइब्स है अभी भी प्रकृति से काफ़ी करीब है, अभी भी शिकार से ही वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। सभ्यता में के लाने के लिए कोशिश किया गया तो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई, वो लोग फिर से सभ्यता में न आते हुए प्रकृति की ओर लौट गए और प्रकृति के ऊपर ही वो लोग पूरी तरीके से निर्भर है। तो जो प्रकृति यहाँ पे जब सर्वमान्य हो जाती है तो इसी को एक दूसरा नाम हम लोग देते हैं, माता प्रकृति, यानी कि मदर नेचर भी कहा गया। इसमें बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं का, यानी कि नियतिवाद में बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता हों उन लोगों का अपना अपना विचार दिए हैं, और भूगोलवेत्ताओं ने इस विचारधारा को किस मायने में देखा और किन किन भूगोलवेत्ताओं ने नियतिवाद का समर्थन किया। तो इसमें सबसे पहले रोमन तथा यूनानी विद्वानों ने भी नियतिवाद विचारधारा का काफ़ी समर्थन किया, जिसमें से प्रमुख है हिप्पोक्रेटस
अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रेबो, इन लोगों का योगदान काफ़ी रहा। अरब के विद्वानों ने भी प्रकृतिवाद या नियतिवाद में समर्थन दिए। उसमें अलबत्तानी है, अलमसूदी है, अल इदरिसी है, इब्न खल्दून है। इसके अलावा जर्मनी के भी विद्वान अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेटचेल आदि रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुमारी एलन सैम्पल, एल्सवर्थ हंटिंगटन बहुत प्रबल समर्थक रहे। अब देखते हैं जो हम लोग नियतिवाद पढ़े उसमें देखिए प्रकृति सर्वोपरि था और मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं, तुच्छ। मतलब यहाँ पे प्रकृति को सर्वशक्तिमान के तौर पर देखा गया और मनुष्य को गौण, मतलब मनुष्य सेकेंडरी पोजीशन में है। लेकिन यूँ देखें तो मनुष्य प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही विकास का क्रम बढ़ता गया, मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति और कुछ नया करने की शक्ति जब आने लगा, तो मनुष्य वो जो विचारधारा था नियतिवाद या प्रकृतिवाद, अर्थात प्रकृति के गुलाम या प्रकृति के मानने के पक्ष में नहीं रहा। मतलब प्रकृति के नियमों को मानने के पक्ष में मानव नहीं रहा। मानव अपने आप में ही विकास के क्रम में सोचने लगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एक असीम संभावनाएं हैं, एक नया चीज़ करने की इच्छा मनुष्य में जाग गई। और इस विचारधारा के मानने वालों ने एक नया शब्द का रचना किया जिसको हम लोग बोलते हैं संभववाद, पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिटी, संभव। अगर हम कहेंगे कि नियतिवाद का जो विचारधारा था उसी का प्रतिक्रिया का ही एक रूप था ये संभववाद। इस विचारधारा के जो मानने वाले हैं उनके अनुसार मनुष्य प्रकृति का गुलाम नहीं है, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है और मनुष्य अपना बुद्धि, बल, विवेक, कौशल के सहारे कुछ भी कर सकता है। यानी कि प्रकृति को जो सर्वशक्तिमान उसमें कहा गया, इसमें बिल्कुल ना मानने के कागार पर है। और धीरे धीरे इंसान अपने बलबूते पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास किया और जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त किया। फ्रांसीसी विद्वान लुशियन फेब्रे, उनकी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में पहली बार संभावनावाद शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते उनके उपयोग का निर्णय करता है। उसको इस तरीके से कहे उन्होंने कि देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन ए मास्टर ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। अर्थात उन्होंने ये कहने का कोशिश किया कि मनुष्य अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से कुछ भी कर सकता है, विकास की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। और धीरे धीरे मानव पर्यावरण को समझना शुरू किया, प्रौद्योगिकी का विकास होना शुरू हुआ, जिससे अभाव की अवस्था से यूँ कहें तो हम लोग स्वतंत्रता की अवस्था, मतलब स्टेट ऑफ फ्रीडम की ओर हम लोग बढ़ने लगे। मानव
प्रकृति के द्वारा जो भी संसाधन हमें मिला हुआ है उसको अपने बुद्धि से एक नया रूप दिया और जो आदि मानव या जो प्रकृति को सर्वशक्तिमान समझने लगे उससे बिल्कुल ही एक अलग ये विकास की ओर गमन करने लगे, विकास की ओर चलने लगे और बहुत सारा उसमें नया रूप दिए। गांव में बसकर रहने लगे। जो आदि मानव एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण के साथ अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे वो गांव में बसने लगे, गांव बनाकर बस गए। खेत बनाए, जैसे ही खेत बना फिर कृषि करने लगे। फिर गांव से बड़े कस्बे मोहल्ले बने, उसी का एक विशाल रूप देते हुए उन्होंने नगर बना लिया। जब नगर बन गया तो सुविधा के लिए, यातायात की सुविधा के लिए सड़कें बनाना शुरू कर दिए, रेल बनाए, जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में उपग्रह भी स्थापित किए। और इसी परिस्थिति को प्रकृति का मानवीकरण है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किन किन भूगोलवेत्ताओं ने संभववाद में अपना विचार दिया। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वाइडल डी लाप्लास। वाइडल डी लाप्लास जो है वो संभववाद के बहुत ही प्रबल समर्थक रहे और उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स डी जियोग्राफी ह्यूमन में संभववाद पर काफी जोर दिया और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि प्रकृति एक परामर्शदाता है और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। ब्लास महोदय के अलावा जीन ब्रून्स, बोरो, सावर आदि भूगोलवेत्ताओं ने भी संभववाद पर काफी महत्वपूर्ण विचारधारा रखा और संभववाद पर जोर दिया। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि नियतिवाद के विचारधारा से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक नया विचारधारा स्थापित किया, संभववाद। नियतिवाद में प्रकृति हावी था, संभववाद में मनुष्य हावी रहा। मनुष्य ने प्राकृतिक नियमों को मानने से इनकार कर दिया और इसको दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति को मानव ने अपने हिसाब से रूप देने का कोशिश किया, प्रकृति के खिलाफ जाने का कोशिश किया और इस भाग में हम ये भी देखते हैं कि मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल और साइंस एंड टेक्निकल डेवलपमेंट से अपने को एक नया शेप दिया, एक नए रूप रंग में गढ़ा और विकास यहाँ तक बढ़ गया। अपना विकास इस हद तक बढ़ गया कि दूसरे शब्द में बहुत सारे विचारक ये भी कहने लगे कि विकास का चरम सीमा पहुँच गया और वो विकास इस मानव समाज, इस धरती के लिए विनाश का भी कारण बन सकता है। तो प्रकृतिकरण से संभववाद में मानव अपना विकास का जो रूपरेखा तय किया, तो मानव विकास के क्रम में इतना आगे बढ़ गया कि प्रकृति का भी काफी हानि होना शुरू हो गया और मानव, कुछ विचारक को ये भी लगने लगा कि मानव प्रकृति को न नकारते हुए अपने को प्रबल, कुशल तकनीकी ज्ञान पर अपने को इतना ज़्यादा चरम विकास पर पहुंच गए कि इंसान को अपने अस्तित्व पे ही खतरा मंडराने लगा। तो इसको देखते हुए एक नई विचारधारा का जन्म हुआ और उसको हम लोग कहते हैं नवनियतिवाद।
नवनियतिवाद। नवनियतिवाद को आधुनिक नियतिवाद अर्थात प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म तथा वैज्ञानिक नियतिवाद साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। और ये जो है ये नियतिवाद तथा संभववाद की चरम सीमाओं के बीच का विचारधारा है। उन दोनों के ये मध्य का रास्ता है। और इस विचारधारा के जो मानने वाले हैं उनका कहना था कि प्रकृति भी अपने जगह पे बहुत ही महत्व रखता है और मानव चूंकि अपने आप को स्थापित कर लिया कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मानव अपने बुद्धि बल विवेक से जो नहीं हो सकता है उसको भी करने के लिए सक्षम है। तो दोनों अपने अपने जगह पे बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन मनुष्य जो है अपने विकास में किसी दूसरे तत्व को यानी कि प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा सकता है। और प्रकृति भी मनुष्य को विकास करने के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। लेकिन एक अंतिम सीमा जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक लिमिट में भी रहने को कहा गया प्रकृति के द्वारा मनुष्य को कि उस लिमिट को पार नहीं करना है। यानी कि प्रकृति ने मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए जैसे ही जितने सारे मौके दिए लेकिन उसमें एक सीमा रेखा का भी निर्धारण किए। यहाँ पर जैसे हम लोग ने देखा यहाँ पर हम ये भी देखते हैं जैसे वर्तमान परिदृश्य में जैसे देखिए अभी कोविड-19 के चलते हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। ये जो कोरोना वायरस है चाहे इसका होने में जो भी कारण रहा वुहान से जो ये आया मनुष्य के खाने पीने की शैली से हो या लैब से किसी तरीके से लीक होने से कारण तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अभी मनुष्य प्रकृति के नियमों को उल्लंघन करने का नतीजा भोग रहा है कि नहीं जरा आप भी सोचिए। ये विचार मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूं। आगे हम लोग देखते हैं कि नवनियतिवाद का जो ये विचारधारा है सबसे पहले इसको ऑस्ट्रेलिया के एक महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर महोदय ने सन 1920 के दशक में प्रस्तुत की और इसे एक नए नाम से भी जानते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। यानी कि इसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसमें एक बहुत बड़ा एक उदाहरण से भी इसमें हम लोग सीखते हैं कि जैसे जो भी ट्रैफिक सिग्नल होता है ट्रैफिक सिग्नल में हम लोग देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार सबसे पहला जो ऊपर में रंग रहता है लाल कलर, उसके बाद है पीला कलर, उसके बाद है हरा कलर। तो जो लाल कलर है यहाँ पे जो लाल रंग है ये क्या है रुको अर्थात स्टॉप। जो पीला रंग यहाँ पर है ये क्या है एक अंतराल को सूचित करता है। और सबसे नीचे जो है हरा यानी मतलब जाओ अर्थात स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मतलब विकास कर रहे हो लेकिन इतना भी पार मत कर जाओ, चरम सीमा को भी पार मत कर जाओ, इसीलिए विकास के क्रम में भी रुको, चरम सीमा को पार मत करो। बीच में
सोच लो समझो, यानी कि बीच में एक समय देता है प्रकृति, और उसके बाद फिर आपको प्रकृति विकास करने के लिए हरा रंग भी देता है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक सिग्नल कि जाओ। अर्थात प्रकृति आपको विकास करने के लिए भी जगह देती है, रास्ता देती है, लेकिन विकास को पार करने के लिए नहीं बोलती है। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक दूसरा भी विचारधारा के नाम से जानते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ विचारधारा, इसको भी हम लोग बोलते हैं। फ्रांसिस बेकन, जो कि इंग्लैंड के एक महान भूगोलवेत्ता थे, वो क्या कहे हैं कि प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। तो विकास करने की अनुमति प्रकृति देती है, लेकिन विकास अगर हम लोग बहुत ही विकास के क्रम में अगर हम लोग विनाश की ओर पहुंचने का कोशिश करें, अर्थात डेवलपमेंट में हम लोग इतना अंधा बन जाए कि हम लोग प्रकृति का कुछ भी हम लोग कुछ महत्व ही न दें और मानव उस पर हावी हो जाए, और हम लोग जंगल काटने लगे, वहाँ पे हम लोग कारखाना बसाने लगे और नया नया डेवलपमेंट काम करने लगे, प्राकृतिक चीज़ों को क्षति पहुंचाते हुए, जिसका असर हम लोगों ने देखा है। हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का अवक्षय, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और भूमियों का कब घट जाना, निम्नकृत हो जाना भूमियों का। वो कैसे? क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग के चलते जब समुद्र की जो जल की जो स्तर है वो बढ़ रहा है, तो जगह जो है, जमीन जो है वो घट रहा है, और भी बहुत सारा कारण है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों पहलुओं पर विचार करते हैं, नियतिवाद और संभववाद। तो इन दोनों रास्ता के बीच कुछ जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने और भी कुछ कुछ विचारधारा लाए, और ये विचारधारा कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 1945, उसके बाद इंसानों पर या मनुष्यों पर जो शिक्षा जगत है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध की जो त्रासदी है, जो भयानकता है, उसको देखने के बाद मनुष्यों के बीच में एक मानव कल्याण से संबंधित जो समस्याएं आने लगी, और वो समस्या क्या था? उसमें गरीबी था, और सामाजिक और प्रादेशिक भिन्नताएं था, असमानता था। कुछ कुछ विचारधारा जो के लोग थे उन्होंने समाज कल्याण पर विचार दिया, सशक्तिकरण पर भी विचार दिया, और बहुत सारी नई विधियों का यहाँ पे इजाद हुआ, जिसमें जो सबसे पहला विधि है वो है प्रत्यक्षवाद। इस विचारधारा का जो जन्म है वो लगभग 1950 के दशक में हुआ, और इसमें मात्रात्मक विधियों का प्रयोग पर जोर दिया गया। हालांकि ये आगे जाके उतना सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये विचारधारा को उस समय काफ़ी अच्छा स्थान मिला भूगोल में, और इसका मुख्य समर्थक रहे BJL बैरी, विलियम बंग और डेविड हार्वे। उसके बाद जो एक विचारधारा आया वो है व्यवहारगत विचारधारा। तो व्यवहारगत विचारधारा मतलब ये मानव का जो व्यवहार है, या मानव का जो शक्ति है, या पूरा समाज को एक सूत्र में बांधकर एक समाज को जो एक अच्छे दृष्टिकोण से सोचना, उस पर यह विचारधारा केंद्रित था। उसके बाद फिर एक विचारधारा आया कल्याणपरक विचारधारा, जिसको हम लोग सोशल वेलफेयर थॉट बोल सकते हैं। और इस विचारधारा का जन्म विश्व के विभिन्न जब पूंजीवादी हावी होने लगा, और इतना ज़्यादा हावी होने लगा कि जो सामाजिक उसमें असमानता का सृष्टि होने लगा, समाज में एक असमानता आई, गरीबी और अमीरी का यहाँ पे बीच में एक खाई होने लगी, और इस गरीबी और अमीरी की खाई में
अगर कोई चीज़ बढ़ा तो उसमें निर्धनता हो गया। ये जो नगरों का बसा हुआ, उसमें नगरों में काम करने वाले जो सबसे गरीब तबके के व्यक्ति थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उन लोगों को क्या हुआ? अभाव हुआ, बहुत सारी चीज़ों का अभाव हुआ, क्योंकि प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स भी जो होता है, जो आधारभूत जो ज़रूरतें होती हैं, वो भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। तो इसको कि पूरे समाज के कल्याण के ऊपर कुछ काम किया जाए, समाज के कल्याण के बारे मानव समाज को सोचना चाहिए। इस पर कुछ विचारक जो हैं अपना अपना मत दिए। उसमें प्रमुख है D.A. स्मिथ और डेविड हार्वे। उसके बाद सबसे अंतिम विचारधारा जो सामने आता है मानवतावाद। तो मानवतावाद तो विचारधारा से ही हम लोग को बहुत कुछ इसमें प्रतीत होता है। तो इस विचारधारा में मानव को स्वयं अपने आत्म विवेचन क्या कह रहा है, पूरे मानव समाज का कल्याण के लिए। तो इसके साथ ही जो तीनों विचारधाराएं हैं या जो तीनों विधियां हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद, तीनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो NCERT का आपका टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में जो डेटा दिया हुआ है, उस डेटा का भी हल्का सा हम लोग यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। तो उस डेटा में जो पहला डेटा है, उसमें है मानव भूगोल का इतिहास। समय के नज़र में मानव भूगोल का सफ़र कैसा रहा, ये चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें आता है आरंभिक उपनिवेश युग। उपनिवेश मतलब सच्चाई कड़वी है मगर सुननी पड़ेगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब उपनिवेशवाद का शुरुआत हुआ, यानी कि यूरोप, अभी जिस यूरोप को अभी हम लोग बहुत ही विकसित समझते हैं, उस समय उतना विकसित नहीं था। लेकिन बुद्धि चूंकि काफ़ी था, इसके लिए उन्होंने बाजार व्यवस्था को ध्यान दिया कि पूरे विश्व को नए नए खोज उन लोगों ने किया और विश्व को एक बाजार के हैसियत से देखा। और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने बहुत जोखिम भरा कदम उठाया और अपना उपनिवेश स्थापित किया। तो आरंभिक उपनिवेश में उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग अपना बाजार को व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके बाद इस उपनिवेश के कारण, मुख्य कारण अगर नहीं भी मानेंगे, तो उसके बाद आया प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग भली भांति जानते हैं कि किस लिए हुई थी। तो इसमें क्या है, उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने के लिए, और उपनिवेशवाद में भी एक गला काट प्रतियोगिता आ चुकी थी। एक राज्य को दूसरे राज्य से कमजोर करते हुए विश्व के अलग अलग भूभाग को अपना बाजार स्थापित करने के लिए हड़प लेने का जो एक मानसिक कुचक्र रचा गया। तो जो विश्व युद्ध हुआ उस समय भी यहाँ पे एक चीज आया, क्षेत्रीय विभेदन, मतलब एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद फिर आया कि 1950-60 के दशक में एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, वो बहुत सारे राष्ट्रों का। और उस समय चूंकि विज्ञान काफ़ी विकास कर चुका था, तो हम लोग का कंप्यूटर वगैरह का यहाँ पे इस्तेमाल होने लगा और भूगोल को एक नया दिशा दिया। उसमें मानचित्र का भी क्वालिटी डेवलप किया गया, मानचित्रों का भी विकास हुआ, ये सब हुआ। उसके बाद समय आता है 1970 का। 1970 में भी यहाँ पे क्या हुआ कि सारा विश्व युद्ध सब खत्म हो गया था, हम लोग विकास की ओर जा रहे थे। यहाँ पे क्या है कि इंसान का जो विचार है वो काफ़ी आगे की ओर जाने लगा। तब हम लोग यहाँ पे मानवतावादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का भी यहाँ पे उदय हुआ। उसके बाद 1990 का दशक आ गया। उसमें क्या है कि भूगोल में आधुनिकतावाद, यानी कि मॉडर्न ज्योग्राफी, मॉडर्नाइजेशन हुआ भूगोल में, बहुत सारे नए चीज़ों का समावेश हुआ। और उसके बाद जो दूसरा डेटा है मानव भूगोल के क्षेत्र, उसमें क्षेत्र को हम लोग ने बांटा उप क्षेत्र में, बहुत सारे उसमें उप क्षेत्र है, जिसमें सबसे पहला सामाजिक क्षेत्र या सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में उसको और भी हम लोगों ने उसको खंड खंड में बांटा है, लेकिन उसमें मुख्य जो है वो व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण का भूगोल है,
अवकाश का भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, मतलब जो सेक्स रेशियो को ये करता है पुरुष महिला का। ऐतिहासिक भूगोल है, जो भूगोल को पुराने समय से जो उसको दृष्टिकोण तो लेते हुए वर्तमान समय तक जो है उसका। चिकित्सा भूगोल है, चिकित्सा वाला क्षेत्र। दूसरा नगरीय भूगोल है। नगरीय भूगोल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र से आके नगर में जो बसे, उस नगर का जो अधिवास है, नगर का जो नियोजन है, उसके बारे उसमें हम लोग पढ़ते हैं नगरीय भूगोल में। उसके बाद है राजनीतिक भूगोल, जो भूगोल को हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें निर्वाचन आएगा। उसके बाद जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत में हम लोग पॉपुलेशन का उसमें हम लोग पढ़ते हैं। आवास भूगोल है, जिसमें नगर और ग्रामीण का जो है नियोजन, उसके बारे में हम लोग उसमें पढ़ लेते हैं। आर्थिक भूगोल में हम लोग जो संसाधन है उसको मुख्य रूप से हम लोग उसमें देखते हैं। और आर्थिक भूगोल को अर्थशास्त्र के साथ भूगोल का एक तालमेल बैठाते हैं, जिसमें संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, पर्यटन भूगोल है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। और इसी के साथ इस डेटा में और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। इस डेटा का आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, और ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये डेटा दिया हुआ रहेगा, आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और उससे ज़्यादा है कि इसको शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आया तो दूसरा को जरूर दीजिएगा, बांटिएगा, क्योंकि अगर शेयर कीजिएगा बहुत विद्यार्थियों के पास पहुँचेगा, तभी मेरे को आत्मसंतुष्टि मिलेगा। साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के तहत ये जो टॉपिक है इसको हम लोग फिनिश करते हैं। जोहार, जय हिंद।